विलेज का वो डॉक्टर जिसका जिक्र सोनबू ने किया था, उस डॉक्टर का मेन काम एक्चुअली पेशेंट्स ट्रीट करना नहीं था। उसका असली बिजनेस तो वाइन बेचना था। इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा अनयूजुअल था। थोड़ी देर वाउंड्स चेक करने के बाद उसने दोनों को बैम्बू बेड पर लिटा दिया और लिटरली उन्हें स्टीम करने लगा, जैसे किसी सौना में हो। बैम्बू बेड के नीचे वाइन गर्म हो रही थी और ऊपर दो इंजर्ड लोग स्टीम ले रहे थे। नीचे वाइन स्मोक, ऊपर पेशेंस। जी टिंग्यू बीच बीच में होश में आता रहा। अगर उसने कोर्टयार्ड में लटके हुए पिकल्ड मीट्स के पाइल्स न देखे होते तो शायद उसे सच में लगता कि डॉक्टर उन्हें कुक करके कोई स्नैक बनाने वाला है। ड्रंकन वुल्फ और ड्रंकन कैट स्पेशल। 2 दिन तक उसका फीवर कभी कम होता, कभी बढ़ता, कभी होश, कभी बेहोशी। जब भी वो उठने की कोशिश करता वो हिल ही नहीं पाता, क्योंकि हे जाओ ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, बार बार, इतना टाइटली जैसे छोड़ने से डर लग रहा हो। डॉक्टर ने बताया कि हे जाओ की इंजरीज एक्चुअली जी टिंग्यू से भी ज़्यादा सीरियस थी। अगर डियर ब्लड का टेम्पररी ट्रीटमेंट ना होता तो शायद वो माउंटेन से जिंदा वापस ही नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से वो खुद होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसका हाथ जी टिंग्यू का हाथ छोड़े बिना पकड़े हुए था। डॉक्टर ने उन्हें अलग बेड्स पर शिफ्ट करने की कोशिश भी की थी, पर हे जाओ की ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी कि उसका हाथ अलग ही नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने वाइन का एक और सिप लिया और मिस्चीवियस विंग के साथ बोला, ये आदमी बहुत रिलायबल है, तुम्हारा पार्टनर काफ़ी इम्प्रेसिव है। जी टिंक्यू तुरंत थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बोला, पार्टनर? अरे नहीं, वो मेरा पार्टनर नहीं है। डॉक्टर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। बोला, नहीं है? फिर तुम उसके लिए क्या हो? उसने सीरियसली ऐड करते हुए कहा, जब मैंने उसका हाथ ट्रीटमेंट के लिए छुड़ाना चाहा तब उसके फेस का एक्सप्रेशन देखा था मैंने। उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे कोई उसका दिल ही निकाल रहा हो। जी टिंग्यू चुप हो गया। उसकी नज़र धीरे से नीचे गई, हे जाओ के हाथ पर। ब्रोकन नेल्स, फिंगर जॉइंट्स पे क्रैक्स और गहरे लाल वुंड्स, और फिर भी वो हाथ अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। उस मोमेंट जी टिंग्यू के चेस्ट में एक अजीब सा पेन उठा, जैसे दिल किसी पुराने कपड़े की तरह हो जिसका धागा धीरे धीरे खिंच रहा हो। बस थोड़ा सा और लेट अगर हो जाते, सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ घंटे, तो शायद वो दोनों कभी आंखें ही नहीं खोल पाते। उस ट्रिकी विंड ब्रेक के केव में ही एक दूसरे को पकड़े हुए फ्रीज हो जाते, और डस्ट से डॉन तक चली वो सर्वाइवल एडवेंचर स्टोरी निवेले के हजारों स्नो माउंटेन्स में कहीं हमेशा के लिए दफन हो जाती, और किसी तीसरे इंसान को कभी पता भी नहीं चलता कि एक अननोन लिटिल वुल्फ ने उसके लिए क्या किया था। जी टिंग्यू ने धीरे से सोचा, चाहे तुम कितने भी स्ट्रेंज हो, मैं तुम्हारी काइंडनेस हमेशा चेरिश करूंगा डेमन। उसने हे जाओ का हाथ उठाया जो उसके हाथ को पकड़े हुए था और अपने हार्ट पर प्रेस कर दिया। तीसरे दिन हे जाओ फाइनली होश में आया, जब तक जी टिंग्यू भी थोड़ी देर की नैप लेकर अभी अभी ही जागा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा हे जाओ उसकी तरफ ही देख रहा था। फाइनली तुम उठ गए, जी टिंग्यू ने सॉफ्टली कहा। अब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं? अब नहीं हो रहा। हे जाओ बस बिना ब्लिंक किए उसे देख रहा था। उसने हाथ उठाया जैसे वो जी टिंग्यू के ईयर को टच करना चाहता हो, पर उसका हाथ हल्का सा ट्रेम्बल कर रहा था, जैसे वो टच करने से हेसिटेट कर रहा था। फिर बोला, तुम्हारा ईयर हर्ट तो नहीं हुआ ना? बेहोश होने से पहले मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत चोट लगी है। जी टिंग्यू का हार्ट एक सेकेंड के लिए हैवी हो गया। बोला, वो तुम्हारा ब्लड था डेमन, तुम्हारे हार्ट से ब्लड आ रहा था, पर तुम मुझे सोना नहीं देना चाहते थे, इसलिए तुम बार बार मेरा फेस रब कर रहे थे। ही जाओ एक मोमेंट के लिए कंप्लीटली स्टिल हो गया। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर सडनली वो उठा और जी टिंग्यू को अपनी आर्म्स में खींच लिया। बोला, गुड थिंग कि तुम ठीक हो। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसकी हॉट ब्रेथ जी टिंग्यू के नेक पर गिर रही थी, बिल्कुल एक मोल्टन माग्मा जैसी गरम। लेकिन इस बार जी टिंग्यू ने स्ट्रगल नहीं किया।
उसे बस एक ही फीलिंग आ रही थी, रिलीफ, जैसे फाइनली सब ठीक हो गया हो। तभी दूर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। डॉक्टर रूम में एंटर हुआ और सामने का सीन देखते ही ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा, ओह गॉड, तुम दोनों फाइनली जाग गए। फिर तुरंत हाथ हिलाकर बोला, अभी हग मत करो डेमन, तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करनी है। जी टिंग्यू ने तुरंत ऑकवर्ड सी आवाज़ निकाली और जल्दी से हेजाओ की आर्म से निकलने की कोशिश की, लेकिन हेजाओ ने छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। उसे और ज़्यादा टाइट होल्ड कर लिया और अपना फेस जी टिंग्यू के शोल्डर में छुपाकर लाइटली रब करने लगा। जी टिंग्यू का पेशेंस ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया। बोला, बस भी करो, मैंने अभी तक किसी बात के लिए एग्री नहीं किया है। वो थोड़ा साइड हटने की कोशिश कर रहा था, पर हेजाओ ने मौका पकड़कर उसके नेक के पास फेस ले आया। उसकी वार्म ब्रेथ जी टिंग्यू के थ्रोट पर फील हो रही थी। बोला, पर मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है, मैं क्या करूं? जी टिंग्यू का फेस इंस्टेंटली रेड। बोला, यहाँ और भी लोग हैं। हेजाओ बिल्कुल इनोसेंट टोन में बोला, तो अगर यहाँ कोई नहीं होता तो क्या तुम मुझे एक एडवांस किस दे देते? जी टिंग्यू ने सीधा जवाब दिया, एडवांस किस नहीं, एडवांस पिटाई ज़रूर दे सकता हूँ, चाहिए? रूम के दूसरे साइड डॉक्टर और शानबो क्वाइटली सीन देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मिस्चीवियस स्माइल के साथ कफ किया। ऑलराइट डेमन, डॉक्टर हंसी रोक कर बोला, हमें पता है तुम्हें अपनी किटन को हक करना पसंद है, लेकिन थोड़ा जेंटली, तुम्हारी चोट फिर से ब्लीड कर रही है। तब जाके हेजाओ ने फाइनली ग्रिप थोड़ी लूज की। जी टिंग्यू के कपड़े ऑलरेडी थोड़े मैसी हो चुके थे और फेस रेड, और वो तुरंत बेड से जंप करके भागने लगा। पर हेजाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, उन्हें तुम्हें भी चेक करने दो, मुझे वो ऑलरेडी कई बार चेक कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार और मैं देखूंगा। जी टिंग्यू समझ गया कि वो सच में उसके लिए वरीड है, इसीलिए वो चुपचाप आकर अपने छोटे बेड पर वापस बैठ गया और उसे देखने लगा। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था और शानबू ने बैम्बू बेड के नीचे फायर फिर से स्ट्रॉन्ग कर दी। लिकर स्टीम फिर से रूम में फिल होने लगी। हेजाओ हाफ सिट पोजीशन में था, बेड पर हाथ टिकाए हुए। उसकी वेस्ट पर बस एक थिन क्विल्ट लूजली ड्रैप थी। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, चेस्ट पर छोटे छोटे वोन्स और एब्डोमेन पर 2 गहरे फ्रेश इंजरीज। स्वेट की एक थिन लाइन कॉलर बोल से स्लाइड होकर नीचे आ रही थी। जी टिंग्यू ने 1 सेकेंड के लिए उसे देखा, फिर तुरंत फेस टर्न कर लिया। उसका एक्सप्रेशन सडनली हैवी सा हो गया। हेजाओ ने बैम्बू बेड पर अपने पास टैप किया और बोला, इधर आओ। जी टिंग्यू धीरे से पास आया और थोड़ा झुक गया। हेजाओ ने उसके नेक के पीछे हाथ रखा और जेंटली उसका फॉरहेड अपने फॉरहेड से टच कर दिया। फिर सॉफ्टली बोला, आई एम फाइन, सब खत्म हो गया है, इतना सैड मत हो। जी टिंग्यू ने हल्का सा स्निफ किया, फिर बोला, पता है। फिर सीधा खड़ा हो गया। रूम के दूसरे साइड डॉक्टर मिस्चीवियस स्माइल के साथ उन्हें देख रहा था। उसने जर्मन में पूछा, तो ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है क्या? जी टिंग्यू 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर ऑकवर्डली अपने बाल खुजाने लगा। हेजाओ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, उसने क्या बोला? जी टिंग्यू ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए जवाब दिया कि वो कह रहा था कि तुम थोड़े स्टूपिड हो। हेजाओ ने आंखें थोड़ी नैरो की, फिर कामली बोला, तो तुम ये डिनाई नहीं कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जी टिंग्यू 1 सेकेंड के लिए फिर फ्रीज हो गया, फिर चिढ़ते हुए बोला, अगर तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया था तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जी टिंग्यू के एग्जामिनेशन रिजल्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे आए। उसके ईयर्स बिल्कुल ठीक थे और लेग्स पर जो बर्न्स थे वो भी सीरियस नहीं निकले। सबसे ज़्यादा इंजरी एक्चुअली उसके राइट हैंड के लिटिल फिंगर में थी, जो कंट्यूजन और फ्रैक्चर दोनों का मिक्स था। डॉक्टर ने उस पर थिक प्लास्टर लगाया और फिंगर्स को 2 छोटी वुडन स्टिक्स के बीच फिक्स कर दिया। दोनों का रिकवरी स्पीड काफ़ी फास्ट था। 3-4 दिन बाद ही हेजाओ बेड से उठकर चलने भी लगा और जी टिंग्यू भी फिर से अपने यूजुअल एनर्जेटिक मोड में आ गया। बस एक प्रॉब्लम थी, उसकी फिंगर।
चॉपस्टिक्स यूज़ करते वक्त उसे फिंगर थोड़ी ऊपर होल्ड करनी पड़ती, जो उसे थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा क्यूट बना देता था। डॉक्टर की कोई खास हॉबी नहीं थी। जब फ्री होता तो बस ड्रिंक करता, और उसका फेवरेट पास टाइम था हेजाओ को ड्रिंकिंग चैलेंज देना, क्योंकि हेजाओ एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर था। न ज़्यादा बोलता, न ड्रंक होकर ड्रामा ही करता। बस एक चीज़ करता था, चुपचाप बैठकर जी टिंग्यू को देखता रहता, इतना ज़्यादा कि कभी कभी लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते। एक बार तो वो इतनी देर तक स्टेयर करता रहा कि डॉक्टर सडनली उठकर आया और लाउड उसने बोल दिया कि डेमन, नो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अभी नहीं, जियायू अभी रिकवर कर रहा है। जी टिंग्यू ऑलमोस्ट राइस चोक कर गया। उसने तुरंत डॉक्टर की बियर्ड पकड़ ली और सिजर्स लेने भागा। डॉक्टर डर के मारे कोर्टयार्ड में भागता फिरने लगा। दूर से हेजाओ ये सब क्वाइटली देख रहा था और बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ हर्बल टी के 3 कप भी पी गया। सच बोले तो इस सिचुएशन के लिए हेजाओ को पूरी तरह ब्लेम भी नहीं किया जा सकता था। शुरू में तो वो डॉक्टर के साथ थोड़ा ड्रिंक करता था, लेकिन जब से उसे पता चला कि वाइन एक्चुअली डियर एंथलर से बनी है, तो उसने पीना तुरंत बंद कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि ये ड्रिंक एक स्ट्रॉन्ग टॉनिक था और हेजाओ 2 जिंदगियों से सेल्फ कंट्रोल में रहने वाला बंदा, और ऐसे टॉनिक का इफ़ेक्ट इग्नोर करना भी इजी नहीं होता। इसीलिए वो अक्सर रात को बाहर चला जाता। पहले उसे लगा कि शायद जी टिंग्यू के सेंट की वजह से उसका कंट्रोल वीक हो रहा है, पर बाद में समझ आया कि असली कल्प्रिट तो वो मेडिसिनल वाइन थी, और जब उसने वाइन पीना बंद भी कर दिया तब भी उसका इफ़ेक्ट इजीली ख़त्म नहीं हो रहा था। जी टिंग्यू उसके साथ सेम बेड शेयर करता था, इवन सेम ब्लैंकेट, और उसके कैट लाइक ईयर से रात की कोई मूवमेंट छुप भी नहीं सकती थी। पहली कुछ रातों में जब भी हेजाओ क्वाइटली उठकर बाहर जाता तो जी टिंग्यू प्रिटेंड करता कि वो सो रहा है, पर बाद में उसे ये सिचुएशन थोड़ी फनी लगने लगी। स्नो माउंटेन पर गैंगस्टर्स ने उन्हें हर्ट किया, तब भी वो सरवाइव कर गया, और अब मेडिसिनल वाइन उसे ऑलमोस्ट मार ही रही थी। एक रात जब हेजाओ फिर से उठने लगा तो जी टिंग्यू ने हाफ स्लीपी वॉइस में मरमर किया, ये तो 10 टाइम्स टॉनिक पिल जैसा इफेक्ट है। अगर डॉक्टर ऐसी वाइन बेचता तो कब का रिच हो गया होता। रूम में अंधेरा था। हेजाओ जो क्वाइटली उठकर बाहर जाने वाला था, अचानक रुक गया। वो धीरे से मुड़कर जी टिंग्यू की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक बिल्कुल चुप, बिना कुछ बोले। हेजाओ की इंटेंस स्टेयर से जी टिंग्यू का बैक लिटरली नम होने लगा, तो वो थोड़ा सा बेड पर शिफ्ट हुआ, पर अगले ही सेकेंड हेजाओ सडनली मुड़कर उसके ऊपर लीन कर गया। फिर बोला, ज़्यादा मजाक उड़ाओगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसका बॉडी टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई था। जी टिंग्यू को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई जायंट हॉट बीस्ट उसके ऊपर आ गिरा हो। जी टिंग्यू का दिल एक सेकेंड के लिए स्किप हो गया। कुछ सेकंड्स तक वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर हिचकिचाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मेरी हाथ में चोट लगी है। हेजाओ ने उसकी तरफ देखा, वॉइस लो और टीजिंग थी। बोला, हाथ इंजर्ड है, लेकिन ऑप्शंस तो और भी होते हैं ना। उसके फिंगर टिप्स कैजुअली स्लाइड होके जी टिंग्यू के लिप्स पर आकर रुक गए। जी टिंग्यू का ब्रेन कंप्लीटली ब्लैंक। लव और रोमांस के मैटर में वो लिटरली एक इनोसेंट फूल जैसा था। लेकिन एक बात पक्की थी, वो इजीली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत डिफेंसिव टोन में बोला, ट्राई करके देख लो, मैं सच में बाइट कर दूंगा। उसे लग रहा था कि इस बोल्ड रिप्लाई के बाद हेजाओ डेफिनेटली चुप हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। हेजाओ ने अपना फेस उसके शोल्डर पर टिकाया और उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए बोला, अगर तुम बाइट भी करोगे ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। बस जी टिंग्यू का सिस्टम कंप्लीटली ओवरलोड हो गया। उसने पुश करते हुए बोला, बस दूर रहो, दूर रहो। वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे किसी ने उसे अनएक्सपेक्टेड ट्रैप में डाल दिया हो। रूम में एक सेकेंड के लिए साइलेंस हो गया और हेजाओ क्वाइटली उसके रिएक्शन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। जी टिंग्यू
अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। सोचने लगा, कितना अनोइंग है, मैं फिर से कैसे हार गया। हे जाओ ने हल्का सा चकल किया। उठते वक्त उसने कैजुअली जी टिंग्यू के फ्लफी कैट ईयर्स को फिंगर से फ्लिक कर दिया। फिर बोला, तुम बस इस बात का फ़ायदा उठाते हो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जब हे जाओ वापस रूम में आया तब तक सुबह हो चुकी थी। जी टिंग्यू ब्लैंकेट में गोल होकर पड़ा था और आधी नींद में उसे गाली दे रहा था कि उसने उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगले ही दिन सिचुएशन उलटने वाली है। लंच के टाइम टेबल पर बहुत सारे स्ट्यूज और पिकल्ड मीट्स रखे हुए थे। उन सब के बीच एक छोटी सी रैडिश डिश थी, डाइस्ड वाइट रैडिश, फ्रेश, क्रिस्प और थोड़ी स्वीट। जी टिंग्यू को मीट पसंद नहीं था तो उसने रैडिश के काफ़ी पीसेस खा लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा फील होने लगा। उसका थ्रोट सडनली स्पाइसी और गर्म फील करने लगा। वो जल्दी से पानी पीने लगा और कंफ्यूज्ड होकर बोला, ये किमची का टेस्ट अल्कोहल जैसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर ने कैजुअली जवाब दिया, वाइन में पिकल किया है। जी टिंग्यू तुरंत अलर्ट हो गया। उसने पूछा, कैसी वाइन? डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला था पर अचानक उसके शोल्डर शेक होने लगी और वो हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। टेबल पर बाकी लोग भी उसकी तरफ देखकर वियर्ड सी स्माइल कर रहे थे। जी टिंग्यू ने कंफ्यूज्ड होकर अपनी नोज टच की और अगले ही सेकेंड 2 थिन स्ट्रिम्स ऑफ ब्लड निकल गए। आय! बस सब कुछ अब क्लियर हो गया था। रोज वो हेजाओ का मजाक उड़ाता था कि टॉनिक ड्रिंक्स का इफेक्ट उस पर कितना स्ट्रांग है, लेकिन जब खुद की बारी आई तो उसे रियलाइज हुआ कि वो खुद भी उतना ही वनरेबल है। शाम होने के पहले ही उसका माउथ ड्राई फील होने लगा और जब फाइनली रात को बेड पर गया तो उसका बॉडी टेम्परेचर लिटरली फर्नेस जैसा लग रहा था। हीट और स्वेट से क्विल्ट ऑलमोस्ट सोक्ड हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे स्नो में जाकर रनिंग लैप्स लगाए। लेकिन रूम का सीन और भी अजीब था। हेजाओ जो नॉर्मली जल्दी सो जाता था, आज बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठा था। हाथ में बुक या न्यूज़पेपर था और वो बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी टिंग्यू ने इरिटेट होकर पूछा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? हेजाओ ने कामली जवाब दिया, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी टिंग्यू की आंखें तुरंत वाइड हो गईं। उसने पूछा, मेरा वेट करके क्या करोगे? हेजाओ ने पेज टर्न किया, बिना उसकी तरफ देखे बोला, ताकि जब तुम सो जाओ तो मैं लाइट बंद कर दूं। रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। जी टिंग्यू का पेशेंस फिर टूट गया। बोला, अभी लाइट्स ऑफ करो। उसने इरिटेट होते हुए ब्लैंकेट में घुसते हुए कहा, मुझे अभी सोना है, और वो भी बहुत गहरी नींद। हेजाओ ने जी टिंग्यू की तरफ एक छोटी सी ग्लांस डाली, फिर क्वाइटली बुक साइड में रख दी। उसने हाथ बढ़ाकर लैम्प स्विच ऑफ कर दिया। अगले ही सेकेंड रूम कंप्लीट डार्कनेस में डूब गया। रात की खामोशी में बस उनकी सांसों की आवाज़ ही अब सुनाई दे रही थी। जी टिंग्यू क्विल्ट के अंदर रेस्टलेस हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वो इधर उधर पलट रहा था, ब्लैंकेट के अंदर क्वाइटली पोजीशन चेंज करता जा रहा था, जिसे कोई कंफर्टेबल स्पॉट ढूंढ रहा हो। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा। तभी अचानक पीछे से एक लो और लेजी वॉइस सुनाई दी, तुम कितनी देर तक ऐसे ही हिलते रहोगे? जी टिंग्यू ऑलमोस्ट जंप कर गया। अगले ही मोमेंट एक आर्म पीछे से आया और उसे जेंटली हग कर लिया। हेजाओ की वार्म ब्रेथ उसके नेक के पास फील हुई। जी टिंग्यू का दिल लिटरली जंप कर गया। सच कहें तो उस मोमेंट में उसे लगा जैसे उसकी साउल ही बॉडी से निकल गई हो। बोला, तुम थोड़ा दूर ही रहो, तुम बहुत गर्म हो। हेजाओ ने आंखें बंद रखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा बॉडी या तुम्हारा दिल? जी टिंग्यू का फेस इंस्टेंटली रेड। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो जल्दी से उठने लगा, लेकिन उसके वेस्ट पर बंधा हुआ आर्म सडनली टाइट हो गया। बोला, बाहर अभी भी स्नो हो रही है। हेजाओ ने कामली कहा, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? जी टिंग्यू इरिटेट हो गया। उसने एल्बो से हल्का सा उसे पुश किया और बोला, ड्रामा बंद करो। तुम भी तो 2 दिन पहले इसी टाइम पर बाहर गए थे ना?
तब हेजाओ ने फाइनली आईज ओपन की। डार्कनेस में उन दोनों की आईज सडनली मिल गईं। जी टिंगयू को इंस्टेंटली फील हुआ जैसे उसका ब्लड और तेज सर्कुलेट करने लगा हो। बाहर मत जाओ, हेजाओ ने सॉफ्टली कहा। अभी तुम्हारा फीवर ठीक हुआ है, कोल्ड लग गई तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। और बिना उसे ऑप्शन दिए उसने जी टिंगयू को वापस अपनी आर्म में पुल कर लिया। अब दोनों साइड बाय साइड लेट गए, जैसे दो स्पून्स एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। हेजाओ का बॉडी उससे ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर कर रहा था। उसने जी टिंगयू का छोटा सा हैंड अपनी पाम में लिया और जेंटली रब करते हुए अपनी एब्डोमेन पर रख दिया। उसकी पाम की वार्मथ एक वार्म करंट जैसी फील हो रही थी। बोला, तुम्हें अगर शर्म आ रही है कि कोई देख लेगा तो मैं कवर कर देता हूँ। जी टिंगयू का फेस और रेड हो गया। बोला, मैं तुमसे नहीं तुम्हारी नज़रों से शर्माता हूँ। वो ऑलमोस्ट मटर कर रहा था, फिर धीरे से बोला, तो तुम अपनी आईज कवर कर लो। हेजाओ ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, श्योर, लेकिन जब विजन ब्लॉक होता है ना तो हियरिंग और शार्प हो जाती है। मैं वुल्फ हूँ, तुम्हारी हर छोटी सांस भी सुन सकता हूँ। जी टिंगयू कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। उसका फेस पिलो में छुप गया। बॉडी ऑलरेडी वार्म थी और पीछे से हेजाओ की प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी। रूम के बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा था, अंदर साइलेंस और वार्मथ। तभी हेजाओ ने धीरे से पूछा, पता है ऐसी स्नोई नाइट में लोग क्या करते हैं? जी टिंगयू ने लिप्स बाइट किए, फिर मुश्किल से बोला, फूड सोक। हेजाओ ने कामली जवाब दिया, गलत। फिर टीजिंग टोन में बोला, ऐसी रात लोग प्यार भरी बातें शेयर करने के लिए परफेक्ट होती हैं। हेजाओ के लिप्स जैसे ही जी टिंगयू के ईयर टिप को लाइटली टच कर गए, रूम का एटमॉस्फेयर और हैवी हो गया। उसने अपनी वॉइस और धीमी कर दी, लो, काम, लेकिन स्ट्रेंजली डेंजरस। बोला, चलो, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं ही तुम्हारी आंखें कवर कर देता हूँ। और अगले ही सेकेंड उसकी थोड़ी सी कूल पाम आकर जी टिंगयू की आंखों पर टिक गई। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हेजाओ ने कहा था। जब विजन बंद हो जाता है तो बाकी सारे सेंसेस और शार्प हो जाते हैं। जी टिंगयू को सडनली अपनी हार्ट बीट्स लाउड सुनाई देने लगी। उसका थ्रोट ड्राई फील हो रहा था और यस में हल्की सी बजिंग सी। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उसका एक चीज़ पर था, हेजाओ के हाथ पर। उसकी पाम कूल थी, स्लेंडर फिंगर्स और टच सरप्राइजिंगली जेंटल। जी टिंगयू के माइंड में सडनली एक ओल्ड मेमोरी फ्लैश हुई। एक बार उसने देखा था कि हेजाओ ने बस थंब और रिंग फिंगर से सिगरेट क्रश कर दी थी। उस वक्त भी उसने नोटिस किया था कि उसकी फिंगर्स कितनी क्लीन और एलिगेंट थीं, जैसे किसी आर्टिस्ट ने केयरफुली काम करके बनाई हो। स्लिम, स्ट्रॉन्ग और स्किन के नीचे ब्लू वेन्स क्लियरली विजिबल। और वही कूल हैंड अब उसकी आंखों पर था और जी टिंगयू को लग रहा था जैसे वो उस थोड़ी सी ठंडक को अब्जॉर्ब कर रहा हो। उसके बॉडी में हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी और वो बस एक ही थॉट को रिपीट कर रहा था, काश थोड़ा सा कूल हो जाए। तभी सडनली हेजाओ की वॉइस फिर से सुनाई दी। वो बोल रहा था, जियायू, तुम मेरे हैंड के बारे में इमेजिन कर रहे हो क्या? जी टिंगयू का ब्रेन इंस्टेंटली ब्लैंक। उस मोमेंट उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है और सिचुएशन ऑलरेडी ऑकवर्ड हो चुकी है। ये मैं ये क्या कर रहा हूँ? उसके माइंड में पैनिक चल रहा था। अब तो उसे और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रूम में साइलेंस फिर से सेटल हो गया। अंदर ही अंदर जी टिंगयू डेस्परेटली चाह रहा था कि हेजाओ कुछ बोले, कुछ भी, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। बस ये स्ट्रेंज हेवी साइलेंस बस ब्रेक हो जाए। लेकिन हेजाओ ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं। जी टिंगयू को सडनली रियलाइज़ हुआ कि सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो चुकी है। अगले ही सेकेंड हेजाओ क्वाइटली पीछे हट गया। उसने क्विल साइड की, बेड से उठा, शूज़ पहने और सीधा डोर की तरफ चल दिया। क्लिक, लाइट ऑन हो गई। रूम अचानक ब्राइट हो गया। जी टिंगयू ने रिफ्लेक्स से आंखें बंद कर ली।
उसके ऑरेंज किटन ईयर्स हल्की सी ड्रूप हो गईं। उसने सोचा, क्या क्या वो नाराज हो गया? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उसके हाथ के बारे में ऐसा सोचा? जी टिंगयू को सडनली अपने आप पर ही थोड़ी हंसी और थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होने लगा। लेकिन जो उसे पता नहीं था वो ये था कि नेक्स्ट रूम, बाथरूम के अंदर हेजा ऑलमोस्ट भागते हुए आया था। कुछ सेकंड्स में उसने अपने कपड़े उतारे और डायरेक्टली बाथ टब में बैठ गया। वाटर ऑलरेडी थोड़ा ठंडा हो चुका था। जब वो टब में बैठा तो काफ़ी पानी स्प्लैश हो गया। उसका स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी आधा पानी के ऊपर था। एक हैंड पानी के अंदर और दूसरा हैंड टब के एज पर। उसके फिंगर्स के बीच एक सिगरेट थी। लाइट के नीचे उसकी व्रिस्ट पर ब्लू वेन्स क्लियरली उभर रही थीं। हेजाओ ने आंखें बंद कर ली। उसके माइंड में इमेजेस फ्लैश हो रही थीं। जॉ टाइटली क्लेंच था, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि उसके माइंड में एक डेंजरस थॉट बार बार आ रहा था। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो वापस रूम में दौड़ कर जाए और उस नैरो बेड पर जी टिंगयू को अपनी आर्म्स में खींच ले। बस उस मोमेंट उसने अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। लेकिन तभी बाथरूम के बाहर फुटस्टेप सुनाई दिए। डोर पर हल्की सी नॉक हुई, फिर डोर धीरे से ओपन हुआ। सबसे पहले जो अंदर दिखे वो थे दो छोटे कैट ईयर्स, जी टिंगयू। हेजाओ ने आंखें खोली। उसकी गेज इंस्टेंटली उस पर टिक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कामली पूछा। जी टिंगयू एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। टब का सीन देखते ही उसने तुरंत आंखें नीचे कर ली। वो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें रिमाइंड कर दूं कि ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक सोक मत करना। हेजाओ ने उसे हेड से टो तक स्कैन किया, फिर धीरे से अपनी टंग से टीथ के बीच स्पेस को टच किया, जैसे कोई थॉट वो कंट्रोल कर रहा हो। उसने सिगरेट फिंगर्स में पिंच की, फिर लो वॉइस में बोला, जियायू इधर आओ। क्या? जी टिंगयू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। हेजाओ ने हल्का सा चिंग से कॉर्नर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वहाँ जो टॉयलेटरीज रखे हैं ना, उसमें से सोप दे दो। ओहो! जी टिंगयू थोड़ा रिलक्टेंटली बाथरूम के अंदर आया। फ्लोर स्लिपरी था, इसलिए वो ध्यान से स्लिपर्स घसीटते हुए चल रहा था। कॉर्नर तक पहुंचकर वो झुककर बैठ गया और सोप ढूंढने लगा। झुकते वक्त उसका वेस्ट थोड़ा सा ऊपर खिसक गया था और उसकी वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा दिखने लगा। हेजाओ की गेज स्लोली उस पर शिफ्ट हुई, बिल्कुल पीपिंग लेंस की तरह। हेजाओ को एक सेकंड के लिए लगा कि अगर वो उसे किस करना शुरू करे तो शायद रुकना ही मुश्किल हो जाए। उधर जी टिंगयू अभी भी केयरफुली सोप सिलेक्ट कर रहा था। बाथरूम की ह्यूमिड एयर में अब उसका फ्रेशली रिलीज सेंट धीरे धीरे मिक्स हो रहा था और वो सेंट हेजाओ की सांसों में घुल रहा था। हेजाओ ने आंखें थोड़ी बंद की और डीप ब्रेथ ली, जैसे वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा हो। उसके माइंड में इमेजेस और ज़्यादा वाइल्ड होने लगी। बॉडी की वार्मथ उसकी रैशनैलिटी को धीरे धीरे वॉश कर रही थी। एक्सेसिव सलाइवा की वजह से उसका एडम्स एप्पल बार बार मूव कर रहा था। तभी जी टिंगयू मुड़कर बोला, क्या ये वाला ठीक है? उस मोमेंट हेजाओ ने सडनली आईज ओपन की और सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आईज में वो एग्रेशन और डिजायर था जो बिल्कुल टॉन्ट बो की तरह लग रहा था। जी टिंगयू एक सेकेंड में घबरा गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसका फुट स्लिप हो गया। उसे लगा कि अब वो जोर से गिरने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड पेन ही नहीं आया। हेजाओ ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने सच में उसे होल्ड किया, उसकी सिचुएशन अब हाइड नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई भी देखकर समझ सकता था कि टब के वाटर की मूवमेंट और उसका टेंस राइट आर्म क्या इंडिकेट कर रहा था। डेमन, तुम? जी टिंगयू इतना एम्बैरेस्ड हो गया कि आगे बोल ही नहीं पाया। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने अभी इमेजिन किया था। उसकी नज़रों में बिल्कुल क्लियर मीनिंग था कि तुम मुझे डिज़ायर करते हो और मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा। रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस सेटल हो गया था। अब जी टिंगयू के पास उसे अटैक करने का कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं था। आफ्टर ऑल, पहले रिडिकुलस बिहेवियर तो उसी ने ही किया था।
जी टिंग्यू को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिर बोला, तुम पहले फिनिश कर लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर ऑकवर्डली बोला, फिर तुम जो करना चाहो वो कर लेना। लेकिन हे जाओ ने उसे छोड़ा ही नहीं और कुछ बोला भी नहीं, बस उसे स्टेयर करता रहा। वो स्टेयर बिल्कुल भूखे वुल्फ जैसा था, जो अपने प्रे को देख तो सकता है पर खा नहीं सकता। तब जी टिंग्यू को अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली हेजाओ की एक्टिविटी का पार्ट बन चुका है। फिर वो बोला, तो तुम सीरियसली स्ट्रेंज हो, छोड़ो मुझे। जी टिंग्यू एम्बैरेसमेंट से ऑलमोस्ट ज़मीन में घुस जाना चाहता था। कोई उसका हाथ पकड़कर उसे देख रहा था, जबकि वो खुद अंदर ही अंदर ऑकवर्ड थॉट से लड़ रहा है। ये सिचुएशन इतनी एब्सर्ड थी कि उसका ब्रेन ही फ्रीज हो गया। बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जियायू। हे जाओ की हैवी ब्रीदिंग उसके रिस्ट्रेन को रिवील कर रही थी। उसके हैंड्स जी टिंग्यू को शैकल्स की तरह होल्ड कर रहे थे। हे जाओ ने हैवी ब्रेथ लेते हुए सॉफ्टली कहा, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जियायू, काम रहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। उसकी वॉइस में क्लियर रिस्ट्रेन था। जी टिंग्यू का फेस और रेड हो गया। वो ना पूरी तरह रेजिस्ट कर पा रहा था, ना ही कंप्लीटली मूव कर पा रहा था। अंदर ही अंदर उसने हेल्पलेस होते हुए सोचा कि ये जो पकड़ना था वो ऑब्वियसली सिर्फ हाथ पकड़ने वाला ग्रास्प नहीं था। जी टिंग्यू का फेस अब डीप रेड हो गया। वो ना तो उसका हैंड फोर्स से छुड़ाना चाहता था और ना ही उस सिचुएशन को कंटिन्यू होने देना। फाइनली उसने हेल्पलेस सोचा, उसने मेरी हेल्प की थी, शायद मुझे भी फेवर रिटर्न करना चाहिए। आखिर में जी टिंग्यू को रियलाइज़ हुआ कि हेजाओ ने उसे लिटरली 10 मिनट से ज़्यादा वहीं पकड़ कर रखा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक हेजाओ ने अपना हेड थोड़ा पीछे टिल्ट किया, आंखें बंद की और एक हैवी सा ब्रेथ छोड़ा। बाथरूम में पानी की हल्की सी रिपल हुई और फिर सब वापस क्वाइट हो गया। हेजाओ ने फाइनली उसे छोड़ दिया। जी टिंग्यू का पेशेंस उस मोमेंट ब्रेक हो गया। बोला, पागल हो गए हो तुम। उसने सीधा सोप उठाया और हेजाओ की तरफ फेंका। सोप सीधा उसके शोल्डर पर लगा। हेजाओ का मूड इतना अच्छा था कि उसने डॉज करने की भी कोशिश नहीं की और रिजल्ट, सोप सीधा उसे हिट कर गया था। जी टिंग्यू का गुस्सा अभी भी पीक पर था। उसे लग रहा था जैसे उसके हेड से लिटरली स्मोक निकल रही हो। वो इरिटेशन में अपना हाथ रब करने लगा। फिर उसने वियर्ड सा रीज़न बनाकर अपना हाथ बाथटब के पानी में धो दिया और साथ ही साथ कंप्लेन करते हुए बोला, तुम सच में इम्पॉसिबल हो। हेजाओ ने बिल्कुल कामली जवाब दिया, पानी में मेरा भी कुछ है। और चुप रहो तुम, बिल्कुल मत बोलो, एक और वर्ड नहीं। जी टिंग्यू ऑलमोस्ट पैनिक में टब से दूर हट गया। पानी स्प्लैश करते हुए वो सीधा बाथरूम से बाहर भाग गया। पीछे से हेजाओ उसके भागने वाली बैग को देखकर इतना हंसा कि उसके शोल्डर्स हिलने लगे। सच कहें तो पिछले 5-6 दिन से वो डियर एंटलर वाइन के साइड इफ़ेक्ट से स्ट्रगल कर रहा था और अब जाकर उसे फाइनली थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। हेजाओ ने टब के एज पर अपने आर्म्स रखकर एक डीप ब्रेथ ली। उसका बॉडी फाइनली रिलैक्स हो रहा था। फिर उसने धीरे से अपना वो हाथ उठाया जो थोड़ी देर पहले जी टिंग्यू को पकड़े हुए था। उसने उसे अपने फेस के पास लाया और कुछ सेकंड तक बस क्वाइटली उसे देखता रहा और उसकी फिंगर टिप्स को लाइटली टंग से टच किया। पिकल्ड रेडिश में अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए जी टिंग्यू एक रात में ही ऑलमोस्ट नॉर्मल फील करने लगा और हेजाओ पर जो 10 टाइम्स टॉनिक जैसा इफेक्ट चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। फाइनली दोनों को काफ़ी दिन बाद एक प्रॉपर और पीसफुल स्लीप मिलने वाली थी। जी टिंग्यू ने बॉडी थोड़ी रिकवर होने के बाद फिर से बेस से कांटेक्ट किया, लेकिन न्यूज़ उतनी अच्छी नहीं थी। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। हेजाओ ने उससे कुछ पूछा नहीं, ये जी टिंग्यू का काम था और उसे पता था कि वो खुद सही डिसीजन ले लेगा। पर हेजाओ के माइंड में इस वक्त एक और चीज़ चल रही थी, आखिर तुम मुझसे क्या एक्सचेंज करना चाहते हो? डॉक्टर एक सफ़ायर वॉच को हाथ में पकड़कर शॉक में हेजाओ को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था
कि ये वुल्फ किंग इतनी महंगी वॉच को सिर्फ 2 कैरेट्स के लिए ट्रेड क्यों कर रहा है। हे जाओ बिल्कुल काम था। बोला, वाइन वाले नहीं चाहिए, फ्रेश कैरेट्स हैं क्या? 2 फ्रेश हैं, मैंने छुपा के रखे थे खुद खाने के लिए। दोनों मुझे दे दो। डॉक्टर तुरंत डिफेंसिव हो गया। बोला, अरे डेमन, इतने ग्रीडी भी मत बनो। तुम्हें खुद पता है कि यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स कितने प्रीशियस होते हैं। उसने अपनी कैरेट्स को लिटरली ट्रेजर की तरह प्रोटेक्ट कर लिया। स्नो माउंटेन्स में फ्रेश वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट गोल्ड जैसी वैल्यू रखते थे। वो एक्चुअली उन 2 कैरेट से वाइन बनाना चाहता था। हेजाओ ने क्वाइटली अपने कफलिंग्स और ब्रूच भी उतार दिए और टेबल पर रख दिए। बोला, ये सब भी ले लो, मुझे बस वो 2 कैरेट्स चाहिए। डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो अब भी रिलेक्टेंट लग रहा था। हेजाओ ने कामली कहा, नियान, ट्रस्ट मी, सांगवू को जेम्स कैरेट से ज़्यादा पसंद आएंगे। डॉक्टर सिर खुजाते हुए बोला, आर यू श्योर? वो तो एक काऊ है, काऊ जेम्स का क्या करेगा? हेजाओ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, इसी थिंकिंग की वजह से ना तुम अभी तक उसे इम्प्रेस ही नहीं कर पाए। उसकी आंखों में एक शार्प इंटेंसिटी थी। जब वो सीरियस होता था तो उसकी बात ऑटोमेटिकली कन्विंसिंग लगती थी। जो भी उसकी आईज में देखता उसे ऑटोमेटिकली लगता कि वो जो भी बोल रहा है वो सही ही होगा। डॉक्टर फाइनली मान गया। बोला, अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। हेजाओ ने एक और वार्निंग देते हुए कहा, याद रखना, जेम्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत देना। एकदम कुछ भी नहीं? डॉक्टर ने पूछा। मैं थोड़ा फ्रेश ग्रास भी देने वाला था। अगर वो खुश हो गया तो शायद तुरंत मान जाए। हेजाओ ने सीधा जवाब दिया, नहीं, वो तुम्हारे मुंह पर ही थूक देगा। डॉक्टर ने इरिटेट होकर जेम्स पॉकेट में डाले, फिर क्यूरियस होकर उस डायरेक्शन में देखा जहां हेजाओ देख रहा था। वहाँ एक छोटा सा स्नो माउंट था और उसके ऊपर से 2 ऑरेंज किटन ईयर्स दिख रहे थे। जी टिंग्यू, वो स्नो में बैठकर एक छोटे रैबिट के साथ क्वाइटली खेल रहा था। डॉक्टर ने क्यूरोसिटी से पूछा, बाय द वे टेमन, तुम कैरेट्स क्यों एक्सचेंज कर रहे हो? तुम तो वेजिटेरियन लगते भी नहीं। हेजाओ की नज़र दूर स्नो पॉइल के पीछे दिख रहे ऑरेंज किटन ईयर्स पर टिक गई। फिर उसने कामली जवाब देते हुए कहा, उसका एपेटाइट रिसेंटली कम हो गया है, कुछ खा ही नहीं रहा। ओह गॉड! डॉक्टर इम्प्रेस्ड हो गया। बोला, तो तुम अपनी किटन की क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए इतना सब कर रहे हो? फिर मिस्चीवियस टोन में बोला, अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का तुम्हें अपनी ग्लैंड्स दुखा चुका होता। हेजाओ ने बिल्कुल काम टोन में जवाब दिया, मैं बस ये होप करता हूँ कि जब भी वो दिन आए तो वो खुद से मुझे बाइट करना चाहे। डॉक्टर तुरंत मिस्चीवियस स्माइल के साथ हंस पड़ा। फिर बोला, यू बैड गाय, रिलेशनशिप स्टार्ट होने के पहले ही तुम उससे बाइट करवाना चाहते हो? ज़ायो के साथ इतना भी रूड मत बनो। हेजाओ ने थोड़ा थक कर कहा, मैं ग्लाइंस बैट करने की बात कर रहा था। आज जी टिंग्यू की आफ्टरनून नैप बिल्कुल पीसफुल नहीं थी। उसे बार बार फील हो रहा था जैसे कोई उसके ईयर्स को लाइटली पिंच कर रहा हो, कभी लेफ्ट ईयर कभी राइट ईयर। वो इरिटेट होकर अपने ईयर्स फोल्ड करके हेड पर चिपका लेता, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर कोई फिंगर से उसके हेयर में घुसकर सर्कल्स बनाने लगता। आखिर उसने इरिटेटेड होकर आंखें खोल दी और बोला, मरना है क्या? मैं सो रहा हूँ, दिखता नहीं क्या? उसने तुरंत वो हाथ पकड़ लिया और घूर कर देखा। फिर बोला, ज़्यादा तंग किया ना तो तुम्हारे ये ब्यूटीफुल हैंड्स तोड़ दूंगा। हेजाओ ने इंस्टेंटली पॉइंट पकड़ लिया। बोला, तुम्हें मेरे हैंड्स ब्यूटीफुल लगते हैं? जी टिंग्यू का ब्रेन एक सेकेंड के लिए फ्रीज। अरे, मुंह से ये क्या निकल गया? फिर बात संभालते हुए बोला, बस ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा स्पेशल भी नहीं। हेजाओ ने क्वाइटली उसकी फिंगर टिप्स पकड़ी। बोला, फिर क्या मैं होप कर सकता हूँ कि शायद किसी दिन तुम खुद मेरी फिंगर्स होल्ड करोगे? ना कि जैसे उस दिन मुझे फोर्स करके होल्ड करना पड़ा। जी टिंग्यू तुरंत प्रोटेस्ट करने लगा। बोला, तो तुम्हें पता है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे थे? हेजाओ का टोन सडनली सॉफ्ट हो गया। बोला, ज़ायू,
अगर तुम सच में नहीं चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ देता। अनस्पोकन मीनिंग क्लियर था कि तुम खुद भी हाफ विलिंग थे। जी टिंग यू एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया, फेस रेड हो गया। टॉपिक चेंज करते हुए उसने पूछा, वैसे टाइम क्या हुआ है और तुम्हारी वॉच कहाँ है? उसे याद था कि हे जाओ अपनी वॉच को बहुत केयरफुली रखता था। विंडब्रेक में भी जब ब्लड उस पर गिरा था तो उसने तुरंत उसे क्लीन किया था, और आज उसने वो वॉच पहनी ही नहीं थी। हे जाओ ने कैजुअली जवाब देते हुए कहा कि मैंने उसे कैट फूड के लिए एक्सचेंज कर दिया। जी टिंग यू तुरंत कंफ्यूज्ड, बोला, क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ और कोई कैट है क्या? उसने इरिटेट होकर फेस साइड कर लिया। तब हेजाओ ने क्विल्ट हटाकर कहा, 2 बज गए हैं, उठो और कुछ खा लो। नहीं, भूख नहीं है। जी टिंग्यू को बेकन देखते ही नौशिया फील हो रहा था। हेजाओ ने कामली कहा, इस बार तुम्हें नौशिया नहीं होगा। वो एक प्लेट लेकर आया। प्लेट में 2 छोटे बाउल्स रखे थे। एक में ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट रेडिश पीसेस थे, कैट पॉ जैसी शेप में, और दूसरे में सॉफ्ट बीफ ब्रिस्केट और रेडिश स्ट्यू। जी टिंग्यू एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया। उसके किटन ईयर्स धीरे से नीचे गिर गए। अब उसे सब समझ आ गया कि कोई और कैट नहीं थी। वो कैट फूड एक्चुअली उसके लिए था। उसके चेस्ट का वो अजीब सा ब्लॉकेज सडनली डिसअपेयर हो गया। दिल सरप्राइज से फिल हो गया। बोला, तो ये एक्सपेंसिव कैट फूड है? हेजाओ ने बिना हाइड किए कहा, इस डिश के लिए मुझे 10 मिलियन देने पड़े। व्हाट? जी टिंग्यू सच में शॉक हो गया। थोड़ा सोचकर वो धीरे से बोला, डेमन, सच कहूँ मुझे तो जेम्स ही ज़्यादा पसंद आते। हेजाओ ने इरिटेटेड सा स्माइल के साथ कहा, बिलीव करते हो कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। हेजाओ ने उसे लाइटली हेड पर टैप किया। बोला, बस सब फिनिश कर दो, तब लगेगा कि पैसा वेस्ट नहीं हुआ। समझ गया बॉस। जी टिंग्यू ने ओबीडियंस स्टैच्यू जैसा गेस्चर किया और चॉपस्टिक्स उठाकर खाना शुरू कर दिया। फिर उसने रेडिश का एक पीस फॉक पर लगाया और हेजाओ की तरफ बढ़ा दिया। बोला, लो, पहले तुम बाइट लो। फिर मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोला, अरे ध्यान से, कम बाइट लेना। एक बाइट का प्राइस 1 लाख युआन है। बाद में मुझे पैसे ट्रांसफ़र करना। हेजाओ ने रेडिश का बाइट लिया और कैजुअली पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? जी टिंग्यू तुरंत सीरियस हो गया। खाना खाते वक्त बात नहीं, खाने पे फोकस करो। उसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, न्यूज़ और फूड। और जब उसे अपनी पसंद का खाना मिलता तो वो बिल्कुल खाने में कॉन्सेंट्रेट हो जाता। कभी कभी तो खाते वक्त उसे खुद भी पता नहीं चलता कि उसके कैट ईयर्स के पास के बाल धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट एक कैट की तरह सॉफ्ट परिंग जैसी आवाज़ भी निकाल देता। हेजाओ ने बेड साइड से एक रबर बैंड उठाया और उसके पीछे खड़े होकर उसके बाल कोम करने लगा। उसकी स्लेंडर फिंगर्स सॉफ्ट ऑरेंज हेयर के बीच क्वाइटली गुजर रही थी। वो एक स्ट्रैंड उठाता, फिर उसे स्लोली फिंगर से स्लाइड होने देता, जैसे किसी प्रीशियस चीज़ को वो फील कर रहा हो। फिर फाइनली उसने बाल गैदर किए और एक छोटा सा बन बना दिया। बोला, ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना? जी टिंग्यू ने बाउल से नज़र उठाए बिना ही कहा, नहीं, बस थोड़ा ऊपर करो, नीचे होगा तो नेक को चुभेगा। ओके। तुमने खाना खाया? अभी नहीं, नियान वेनिसन रोस्ट कर रहा है। जी टिंग्यू ने तुरंत कहा, तो मैं रेडिश का हाफ पोर्शन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम राइस के साथ खा लेना। उसे पता था कि हेजाओ को वो हैवी मीट डिशेस पसंद नहीं आ रही थीं। हेजाओ ने सिंपली जवाब दिया, बस थोड़ा सा छोड़ना। चाहे वो चाहता भी हो कि जी टिंग्यू और खाए, फिर भी वो मना नहीं करेगा। उसके लिए फूड शेयर करना और हेयर टाई करना, ये दोनों चीज़ें सिर्फ उन लोगों के बीच होती हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन जी टिंग्यू को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। वो नेचुरली हेजाओ की केयर एक्सेप्ट कर रहा था, जैसे धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप एक लाइन क्रॉस कर चुका हो और उसे खुद भी ना पता चला हो। हेजाओ को पता था कि स्नो माउंटेन पर जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हुई थी, उसका भी इसमें एक रोल था।
लेकिन एक और रीज़न भी था। जी टिंगयू का नेचर ही ऐसा था। कैट्स सबसे ज़्यादा लोनलीनेस से डरते हैं। स्ट्रेंजर्स पर वो इजीली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन एक बार अगर किसी को अपने सर्कल्स में अलाउ कर दें तो वो पूरी ऑनेस्टी के साथ उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। जी टिंगयू भी वैसा ही था। वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करता था, लेकिन दिल में उसके पास एक सिंपल सी विश थी कि कोई हो जो उसकी लाइफ में आए, उसका साथ दे, उसे कभी बिट्रे ना करे और कभी छोड़ कर ना जाए। और ये कोई अनरीजनेबल विश भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी दूसरों के साथ वैसे ही सिंसियर रहता था। और ये सोचकर हेजाओ के माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि आखिर कौन था जिसने उसे इतना हर्ट किया था। जी टिंगयू की प्रीवियस लाइफ जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। 27 साल की एज तक उसकी लाइफ रिलेटिवली स्मूथ थी। सबसे बड़ा क्राइसिस था नेवल लेक का रॉबरी इंसिडेंट। उसके बाद भी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कुछ मेजर ट्रेजेडी भी नहीं हुई। फिर 27 साल की एज में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद सब बदल गया। टीम कंप्लीटली रीशफल हो गई। जी टिंगयू ने प्रेस डिपार्टमेंट डायरेक्टर का पोस्ट छोड़ दिया। उसका बॉडी और माइंड दोनों डीपली हर्ट हो चुके थे। उसका पर्सनालिटी भी चेंज हो गया था। फिर उसने हेजाओ से शादी की और पब्लिक वर्क में ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। और फिर 29 साल की एज में जब उसे सिस्ट ट्रांसफ़र किया गया तो उसके नए टीममेट्स ने ही उसे बिट्रे कर दिया और वहीं उसकी लाइफ का एंड बन गया। हेजाओ कभी कभी सोचता था कि जी टिंगयू ने उससे शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा, जब उस वक्त उसकी मेंटल स्टेट ऑलरेडी इतनी फ्रजाइल थी। अब जाके उसे आंसर समझ आया कि शायद जी टिंगयू उससे हेल्प मांग रहा था। वो कंप्लीटली डिस्पेयर में गिर चुका था। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था और वो बस चाहता था कि जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उसे संभाले, उसे वापस जिंदा होने का रीज़न दे। लेकिन हेजाओ उस वक्त वो इंसान बन ही नहीं पाया। उल्टा उसने जी टिंगयू को और हर्ट किया, बार बार, इतना कि आखिर के सालों में जी टिंगयू बिल्कुल एक डरे हुए छोटे से माउस की तरह डार्क आर्कटिक में छुप कर रहने लगा। और फिर सब कुछ एक डेस्परेट एंडिंग तक पहुंच गया। पिछली लाइफ में हेजाओ और जी टिंगलान, जो कि जी टिंगयू का बड़ा भाई था, ने बहुत ट्राई किया था ये पता लगाने के लिए कि जी टिंगयू की डेथ का असली रीज़न क्या था और 27 साल की एज में हुआ मेन एक्सीडेंट क्या था। लेकिन हर बार किसी पावरफुल इंसान ने अपनी कनेक्शंस यूज़ करके ये सब इंफॉर्मेशन सप्रेस कर दी। रिजल्ट, उन्हें कभी कुछ भी पता नहीं चला। एक बार हेजाओ ने एक साइकोलॉजिस्ट से भी पूछा था कि कौन सी सिचुएशन होती है जहां एक इंसान का टेम्परामेंट सडनली चेंज हो जाता है और वो दूसरों के टच से भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने 3 पॉसिबल रीजंस बताए थे। पहला, किसी क्लोज लव वन की डेथ। जब किसी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप टूट जाता है तो वो सबकॉन्शियसली फ्यूचर इंटीमेसी से डरने लगता है। दूसरा, सीरियस इंजरी। कभी कभी बॉडी ट्रामा के बाद इंसान अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लेता है। तीसरा, ब्रूटल वायलेंस या असॉल्ट। अगर किसी ने एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस किया हो तो वो दूसरों के टच पर भी स्ट्रेस रिएक्शन शो कर सकता है। हेजाओ को आज तक नहीं पता था कि इनमें से कौन सा रीज़न जी टिंगयू पर अप्लाई होता था। लेकिन चाहे जो भी हो, बस ये सोचकर ही उसका दिल हमेशा टूट सा जाता था। 27 साल, अभी भी 2 साल बाकी थे। हेजाओ के माइंड में एक ही थॉट घूम रहा था कि ज़ायू, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। उसके थॉट्स में खोया हुआ हाथ धीरे धीरे जी टिंगयू के बालों से नीचे स्लाइड हुआ, ऑलमोस्ट उसके नेक के पास तक। लेकिन जी टिंगयू को बिल्कुल नहीं पता था कि हेजाओ किस थॉट में खो गया है। उसने बस अपना सूप फिनिश किया और सेटिस्फाई सा साय लिया। फिर एक पीस बीफ उठाया और हेजाओ के सामने होल्ड करके बोला, अपना माउथ ओपन करो। उसके किटन ईयर्स थोड़े से हिल रहे थे और लिप्स के पास से छोटे से फ्लैंक्स पे दिख रहे थे। उसकी केयरफ्री स्माइल इतनी ब्राइट थी कि कोई भी उसे हर्ट करना नहीं चाहेगा। हेजाओ ने बीफ बाइट लिया ही था कि सडनली बाहर से एक ईगल की लाउड क्राई सुनाई दी और उसके बाद जैसे कोई आसमान से सीधा नीचे उतर रहा हो।
फिर बाहर से हरीड फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। लग रहा था सानबू और नियान किसी को अंदर आने से रोक रहे हैं। जी टिंग्यू तुरंत खड़ा हो गया, बोला जियाओ किंग आ गया। लेकिन हे जाओ ने उसे रोक लिया कि वेट। उसने कामली उसके बाल खोल दिए जो अभी अभी बन में बंधे थे। फिर बोला तुम्हारे बाल अभी प्रॉपरली कॉम्ब नहीं हुए। अरे तो जल्दी करो ना। जी टिंग्यू इम्पेशेंटली बोल रहा था और हे जाओ बिल्कुल डेलिबरेटली स्लो मूव कर रहा था। बाहर फुटस्टेप्स और तेज हो रहे थे और फिर डोर का कर्टन अचानक हटा। शाह माओकिन अंदर घुस आया और उसी मोमेंट पर हे जाओ की नज़र उससे मिली। उस वक्त हे जाओ के फिंगर्स अभी अभी जी टिंग्यू के हेयर से स्लाइड होकर उसके फेस तक आए थे और वो क्वाइटली उसके लिप्स के कॉर्नर पर लगे सूप की बूंद को वाइप कर रहा था। सीन एग्जैक्टली उस मोमेंट पर फ्रीज हो गया। अगले सेकेंड शॉ मॉकिंग का रिएक्शन ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव था। उसका हाथ ऑटोमेटिकली उसके वेस्ट पर लटकती हुई गन की तरफ चला गया। उसके लॉन्ग हेयर पर अभी भी स्नो जम रही थी और उसकी ईगल लाइक आइज में प्योर मर्डरस इंटेंट भर गया, जैसे कोई सीक्रेट चीज़ उसकी आंखों के सामने इंसल्ट हो गई हो। लेकिन हे जाओ बिल्कुल काम था, सिर्फ हल्की सी फ्रॉन। वुल्फ किंग की गेज बिल्कुल सीधी शाह मॉकिंग की आंखों में जा लगी और बस एक सेकंड में उसका सारा गुस्सा और हॉस्टिलिटी दब गया। जब जी टिंग्यू शाह मॉकिंग के पास गया तो उसे सडनली फील हुआ कि उसकी पाम में स्वेट आ गया है। सिचुएशन थोड़ी टेंस थी। बोला ज़ियाओ किंग तुम? फिर उसने तुरंत हेजाओ की तरफ मुड़कर पूछा तुमने इसे डराया क्या? हेजाओ की आंखों का वो डरावना गेस्चर अब गायब हो चुका था। वो फिर से वही जेंटल, रिस्पेक्टफुल और कंपोज इंसान बन गया। वो बिल्कुल काम टोन में बोला मैं किसी बच्चे को क्यों डराऊंगा? शाह मोकिंग तुरंत थोड़ा तीखे टोन में बोला मैं कोई बेकार बच्चा नहीं हूँ। उल्टा सस्पिशियस तो तुम हो जो अचानक कहीं से अपीयर हो गए। हेजाओ ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, लेट आने वाले लोग भी कभी कभी आगे निकल जाते हैं। शाह मोकिंग का पेशेंस खत्म हो गया। बोला मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन आगे निकलता है। ये पहली बार था जब शाह मोकिंग इतना ज़्यादा वर्ड्स बोला था और वो लिटरली हेजाओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ भी गया। बस करो, जी टिंग्यू ने तुरंत इंटरवीन करते हुए बोला क्या मैं तुम्हें ज़्यादा स्पॉइल कर रहा हूँ? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से इतना क्लैश क्यों करते हैं। स्नो माउंटेन पर भी सिचुएशन सेम थी। जब हेजाओ माउंटेन से स्लाइड करके उनके पास आया था तब भी शाह मोकिंग ऑलमोस्ट उसे किक करने वाला था। जी टिंग्यू ने क्विकली टॉपिक चेंज किया। बोला अब सिचुएशन क्या है और क्या तुम अकेले आए हो? उसने शाह मोकिंग को चेयर पर बिठाया और उसके लिए पानी का ग्लास भरा। लेकिन जवाब आने से पहले ही बाहर से एक लाउड वॉइस आई बॉस हम भी यहाँ हैं। मैंग फैंग डोर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। सानबू ने पूछा कि क्या वो सब अंदर आ सकते हैं? कम इन और अंकल सैंग थैंक यू। डोर खुला और एक साथ काफ़ी लोग अंदर आ गए। मैंग फैंग, मंकी ड्राइवर, ब्यूटीफुल स्नेक रोजालिन और डॉक्टर एरिक भी। मैंग फैंग सीधा भागते हुए जी टिंग्यू पर जम कर गया। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थीं। बोला बॉस मुझे पता था कि आप जिंदा हैं। मैंने सोचा था कि शायद इस लाइफ में मैं दोबारा कभी आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा। जी टिंग्यू ने तुरंत उसे एक टाइट थपकी दी और बोला ये क्या बोल रहे हो? किसने कहा कि मैं मर गया? फिर उसकी नज़र मैंग फैंग के ईयर पर पड़ी। लेफ्ट ईयर थोड़ा छोटा लग रहा था। जी टिंग्यू का टोन सडनली सीरियस हो गया। उसने ईयर पकड़कर पूछा ये क्या हुआ तुम्हें इडियट? मैंग फैंग और कंट्रोल नहीं कर पाया। टीयर्स उसके फेस पर गिरने लगे। वो कंप्लेन करना चाहता था लेकिन तब उसकी नज़र जी टिंग्यू के पीछे खड़े हेजाओ पर पड़ी और वो सडनली चुप हो गया। अब बाकी टीम मेंबर्स ने भी नोटिस किया कि जी टिंग्यू के पीछे एक अननोन आदमी खड़ा है। हेजाओ। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा कोल्ड था, आईज शार्प, जैसे किसी को भी इक्वली डिस्टेंस पर रखता हो। लेकिन उसका हाथ क्वाइटली जी टिंग्यू के शोल्डर पर टिका हुआ था, जैसे एक साइलेंट सपोर्ट। जी टिंग्यू ने उसके शोल्डर पर हल्का सा पैट किया
और बोला, रिलैक्स रिलैक्स, ये अपना ही आदमी है। मैंग फैंग ने फाइनली बोलना शुरू किया। उसकी वॉइस अभी भी शेकी थी। वो बोला, बॉस, हम रेस्क्यू टीम लेकर आए थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि गन्स हमें जो मिले थे वो ब्लैंक बुलेट्स वाली हैं। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। मैंग फैंग ने गुस्से में आगे कहा, हमने बेस को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वेयरहाउस इंचार्ज से गलती हो गई, हमें एक्सरसाइज वाली गन्स मिल गई थी। फिर उसने खुद ही गाली दी, बोला, टोटल नॉनसेंस। फिर उसने कंटिन्यू करते हुए कहा, उसके बाद हम दूसरे बैंडिट से टकरा गए। वो हंटर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास हैवी वेपन्स थे। डेजर्ट ग्रीन ने हमें कवर दिया, तब जाके हम किसी तरह बेस वापस पहुंच पाए। लेकिन बेस पहुंचते ही किसी ने बोला कि बॉस, आप मर गए। वो फिर से इमोशनल हो गया था। बोला, उन लोगों ने एक जल चुकी बॉडी लाकर बोल दिया कि वो आपका कॉर्प्स है। डीएनए टेस्ट तक नहीं किया और हमें सर्च कंटिन्यू करने भी नहीं दिया। हम जैसे ही बाहर निकले हमें पकड़ लिया गया। उसने शाह मॉकिंग की तरफ देखते हुए बोला, लकीली जियाओ जिंग ने हर दिन स्नो माउंटेन सर्च किए, आपके छोटे हुए सिग्नल्स फॉलो किए। वो ऑलमोस्ट एग्जॉशन से गिरने वाला था, तब जाके उसे ये जगह मिली। मैंगफेंग की बात सुनने के बाद जी टिंग्यू की नज़र क्वाइटली कॉर्नर में खड़े शाह मॉकिंग पर जाकर रुकी। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, शाह मॉकिंग की आंखें एक सेकंड के लिए चमक उठी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उसने फेस साइड कर लिया, बिल्कुल उस छोटे वुल्फ डॉग की तरह जो थोड़ा सा हर्ट होकर अपने ओनर को इग्नोर करता है। जी टिंग्यू को हंसी भी आई और थोड़ा हेल्पलेस भी फील हुआ। उसने कामली कहा, इधर आओ। बस फिर क्या था, 1 मिनट भी नहीं लगा कि शाह मॉकिंग तुरंत उसकी तरफ आ गया, जैसे एक लॉयल पपी। सीधा उसे हक कर लिया और अपना फेस जी टिंग्यू के शोल्डर में छुपा दिया। कुछ धीरे से बोल रहा था। जी टिंग्यू ने पूछा, क्या? शाह मॉकिंग ने हल्की सी आवाज़ में कहा, ब्रदर ने मुझे डांटा। ये पहली बार था जब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में वो अपने ब्रदर से अलग हुआ था, और ये भी पहली बार था जब उसे किसी आउटसाइडर की वजह से डांट पड़ी थी। थोड़ा रुककर उसने धीरे से पूछा, क्या इसीलिए क्योंकि मैंने अच्छा काम नहीं किया? जी टिंग्यू का दिल एक मोमेंट के लिए हैवी सा हो गया। आखिर वो सिर्फ एक 18 साल का लड़का था, एक यंग ईगल, और उसके शोल्डर्स पर इतने लोगों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी टिंग्यू ने उसके हेड पर हाथ रखा और बोला, नहीं, तुमने हमेशा अच्छा काम किया है। फिर हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, एक डांट से इतने अपसेट हो गए तुम? मैंने तो तुम्हें पहले मारा भी है। शाह मॉकिंग ने तुरंत जवाब दिया, बोला, वो अलग था। अलग? कैसे अलग? जी टिंग्यू को उसकी ऑब्सेशन समझ नहीं आ रही थी। उसने पॉकेट से कुछ कैंडीज निकाली और उसके हाथ में दे दी। बोला, लो। फिर सॉफ्टली बोला, फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भाई ही रहूँगा, कोई भी मुझे तुमसे छीन नहीं सकता। शाह मॉकिंग ने कैंडीज बहुत केयरफुली दोनों हाथों से ली और उन्हें पॉकेट में संभाल कर रख लिया। लेकिन उसके माइंड में एक बिटर थॉट आया कि ब्रदर तो ऑलरेडी छीन लिया गया है।